योगी की हुंकार विपक्ष को ललकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमर कस ली है। वे रोज ही लगातार चुनावी सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान विपक्ष उनके निशाने पर है। बदायूं में भी सपा कांग्रेस का गठबंधन सीएम के निशाने पर रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चुनाव माफिया राज बनाम कानून के राज का है। ये चुनाव स्वार्थ के परिवार वर्सेस मोदी के परिवार के बीच है। सीएम ने कहा कि 2014 के पहले की स्थितियां भी किसी से छिपी नहीं हुई हैं। उस दौरान देश में वातावरण भयावह था। परिवारवाद के नाम पर लूट खसोट की पूरी छूट थी। देश की राजनीति को बपौती समझकर भारत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया जाता था। राम जन्मभूमि के बारे में कोई आस्थावान कहता था तो लाठी डंडे से प्रहार कर उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता था। लेकिन 10 साल में आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद खत्म हुआ है। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग प्रदेश को बाहर बदनाम करते हैं। ये अराजकता फैलाते हैं, कांवड़ यात्रा पर बैन लगाते हैं, ये कर्फ्यू के समर्थक हैं। इनके समय गुंडे जगह जगह पर बम विस्फोट करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम हो रहा है। सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जनता चुस्त और दुरुस्त है और माफिया पस्त है। ऐसे में अब हमें पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत के लिए जुटना है। मोदी जी ने वो काम किए हैं जो असंभव लगते हैं। 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगी है, धारा 370 हटी, राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला विराजमान हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि अपने 10 साल में बदलते भारत और 7 साल में बदलते उत्तर प्रदेश को देखा है, लेकिन विपक्ष के नेता सीएम योगी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी और योगी जी इधर उधर की बातें करते रहते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नहीं करते थे प्रदेश के बारे में, क्या नहीं बोलते हैं, बाहर जाकर बदनाम करते थे। पहचान का संकट इन्होंने खड़ा कर दिया था, अराजकता फैलाते थे, कांवड़ यात्रा में बैन लगाते थे, एक कर्फ्यू के समर्थक हैं। हमने कहा नए उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा चलेगी। आज आप देखते होंगे इनके समय में तो गुंडे जगह जगह बम विस्फोट करते थे, बमबाजी करते थे। हमने कहा उत्तर प्रदेश में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम होगा और हर हर बम बम के साथ आज कांवड़ यात्रा जब उत्तर प्रदेश के अंदर निकलते तो उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत किया जाता है। और बहनों भाइयों, इसीलिए हम आपके बीच आए आपसे कहने के लिए कि मोदी जी जिस नए भारत के रूप में हम सबको प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह नया भारत 140 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाला भारत है। देखिए, बदायूं में जो योगी जी ने कहा है कि बम बम और टमटम, वो खुद क्या है पहले तो ये बताएं। उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं ये बताएं। कायदे से उनका भी गैंगस्टर चार्ट खुलना चाहिए था। ऐसे एक धर्म के लोगों को सिर्फ गैंगस्टर कह देने से कोई गैंगस्टर नहीं हो जाता है। और किसी गैंगस्टर के उसमें लाखों की भीड़ नहीं होती है जनाजे में। समाजवादी पार्टी के लोग, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं दोनों ही दलों की अब शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन और एक तरफ बीजेपी, और पूरी तैयारियां शुरू हो गई। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी नेता मौजूद है। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही अशोक यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आपका भी अशोक जी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत अशोक जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है खूब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। विपक्षी जो दल है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2 लड़कों की जोड़ी की भी बात कही जा रही है, लेकिन आम जनता के बीच आप लोगों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, ऐसा है गरिमा जी, बातें ये लोग 2014 से लगातार बातें कर रहे हैं। और काम की बात अगर पूछा जाए तो फिर धर्म की बात करने लगते हैं, काम की बात पूछा जाए तो राष्ट्रवाद की बात करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है गरिमा जी, ये धर्म की आड़ लेकर के, राष्ट्रवाद की आड़ लेकर के एक तरफ राष्ट्र को लूट रहे हैं। लूट कैसे रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया देश का इन्होंने लूटा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह का एक्सटॉर्शन गैंग मोदी सरकार चला रही है, और ये इनका राष्ट्रवाद है। भारत माता को लूटो और फिर भारत माता की जय बोलो। अच्छा, आप धर्म की बात कह रहे हैं, धर्म की बात कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर ये लोग वोट बटोरते हैं। तो आप लोग भी चले जाते, राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, क्यों नहीं गए?
गरिमा जी देखिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं धर्म के नाम लेकर के जिस तरह से ये लोग देश के लोगों को लूट रहे हैं, आप ही बताइए। इसी उत्तर प्रदेश में एक तरफ पे भगवान राम की बात करते हैं, दूसरे इन्हीं के मेयर का जो कारनामा आप लोगों ने देखा, कैसे राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन की हेराफेरी किया इन्होंने। चंद घंटों में जमीनों को रेट कितना गुना बढ़ गया जो राम मंदिर ट्रस्ट को बेची गई। तो आप राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन राम के नाम पे घोटाला भी कर रहे हैं, राम के नाम पे जमीनों का हेराफेरी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस में इसका था, पूरी रिपोर्टिंग आई थी इंडियन एक्सप्रेस में। तो ये देखिए, ये राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे ये सिर्फ लूट का मॉडल इन्होंने किया है। और इनकी आस्था कहीं नहीं है, न तो इनकी राम में आस्था, न तो राष्ट्र में आस्था, न तो माँ गंगा में आस्था है। इनकी आस्था सिर्फ सत्ता में है। गरिमा जी, सत्ता के अलावा ये किसी के सगे नहीं है। ये सत्ता के सगे हैं, बाकी किसी के सगे नहीं है। ठीक है, विवेक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, आपका तमाम जो आरोप है उसके जवाब विवेक जी आपसे ही लेती हूँ। देखिए गरिमा जी, विपक्ष मुद्दा विहीन है, इधर उधर की बातें करके जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। विवेक जी, पहले इस बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की बात अक्सर कर विपक्षी दलों की तरफ से कही जाती है। तो सबसे पहले इस बात का जवाब दें, क्योंकि आप लोगों को अक्सर कर यही कहा जाता है कि ये लोग धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। देखिए गरिमा जी, जो लोग गोल टोपी लगा करके मज़ारों पे जाते हैं, जो रोजा इफ्तार की दावतें देते हैं, जो माई की पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें हमारे हिंदुत्व की राजनीति रास नहीं आती। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम हिंदुत्व के ध्वजावाहक हैं। सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए हम संकल्पित हैं। जिन जिन प्रतीकों को हमारे आपने निरादरित किया है, उन सबको आदर के साथ उनका पुनरुत्थान करने का काम हम कर रहे हैं। और हमको जनता ने इसी एजेंडे के साथ यहाँ पहुँचाया है। हम अपने एजेंडे पे डंके की चोट पे काम कर रहे हैं। चाहे वो रामलला के जन्म स्थान पे भव्य मंदिर निर्माण हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे ज्ञान वापी का विषय हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, हमारे सब पे अपने पक्ष साफ है। हम किसी इधर उधर की वाहपों में नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे प्रतीक स्थल, हमारे धार्मिक आस्था के जो स्थल हैं, इनका पुनरुद्धार होना चाहिए, और वो हम कर रहे हैं। हमको हमारी जनता ने इसीलिए भेजा है। हम कांवर पे पतबंध लगाने वाले नहीं हैं, हम कांवरियों पे फूल बरसाने वाले लोग हैं। और जरूरत पड़ने पे उन कांवरियों के पैर में तेल मालिश भी हमने करवाई है और उनको सुगम रास्ता देने का काम किया है। हमारी सरकार में कांवरियों पे प्रतिबंध नहीं लगेगा। हमारे सरकार में कांवरिये नाचते गाते भोलेनाथ पे जल चढ़ाने जाएंगे, बम बम करते जाएंगे, बोल बम गाते जाएंगे। ठीक है अशोक जी, देखिए आप सुन रहे थे विवेक जी को, तमाम बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों के पास में कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन विपक्षी दल है, और ऐसे में आप लोग भी सभी सीटों को जीतने के दावे कर रहे हैं। कैसे होगा ये सब? गरिमा जी, ये कांवड़ करने वाले लोगों पर फूल बरसाएंगे, लेकिन वही जब कांवड़ करने वाले अपनी नौकरियों की बात करेंगे, अपने आरक्षण की बात करेंगे, जब 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वाले जब अपने अधिकारों की बात करेंगे, तो वहां फूल नहीं बरसाएंगे, वो उनके ऊपर लाठी बरसाएंगे। इनको देखिए, अगर कोई चीज इनसे मांगेंगे, जो अपना अधिकार कोई मांगेगा तो उसको लाठी देंगे। हाँ, आप पूजा पाठ करिए, आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, क्योंकि इसमें इनके जेब से तो कुछ लग रहा नहीं है। अगर हम नौकरी मांगेंगे, हम अग्निवीर का विरोध करेंगे, हम पेपर लीक का विरोध करेंगे, तो हमारे ऊपर लाठी पड़ेगी। सवाल उठता है, देखिए मुद्दे की बात आप ही बताइए गरिमा जी, लगातार 2014 से चाहे मोदी सरकार हो या 2017 से योगी सरकार हो, आप कानून व्यवस्था की बात करते हो। कौन सी कानून व्यवस्था आपकी है? जब सुल्तानपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का बेटा जगत नारायण सिंह, तो डॉक्टर घनश्याम तिवारी को तालिबानी तरीके से ड्रिल मशीन से छेद करके उसको मारा, डॉक्टर साहब को। कहां गई थी कानून व्यवस्था? वो एक जात विशेष का माफिया था, इसलिए सरकार उसको संरक्षण दे रही है। आप माफियाओं की बात करते हैं, वहां पे बनारस में अशोक जी, आप लोग जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, ये लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आप लोगों में बस एक ही परिवार को ही महत्व दिया जाता है। गरिमा जी, खुला खेल फर्रुखाबादी। आप योगी सरकार के जिलाधिकारियों की लिस्ट निकाल लीजिए, वरिष्ठ जो एसपी की लिस्ट निकाल लीजिए, देख लीजिए किस जात के लोग भरे पड़े हैं।
इस जातिवाद का तो एकदम पराकाष्ठा इन्होंने कर दिया है। और अगर देखिए इनके ऊपर रिकॉर्ड कई ठो है, जैसे अभी पेपर लीक की बात, आप 60 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया पेपर लीक करा करके। एक बार नहीं, जब से सत्ता में आए योगी सरकार तब से लगातार कोई ऐसी परीक्षा नहीं है गरिमा जी जो बिना पेपर लीक के हुई हो, क्योंकि पेपर लीक कराने वाला गैंग सरकार में बैठा हुआ है। विवेक जी सुन रहे हैं आप, तमाम आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, मुझे समय दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। तो ये देखिए, ये पेपर लीक ये करवाएंगे, अग्निवीर के माध्यम से 4 साल के ठेके पे हमारे नवयुवकों को रखने का प्लान इनका है। और देखिए 4 साल का जो अग्निवीर का है, ये सिर्फ नवयुवकों की कमर नहीं तोड़ रहा है, ये देश की सेना का कमर तोड़ रहा है गरिमा जी। अभी सोनम वांगचुक जो लद्दाख में आमरण अनशन पे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस देश की सेना को खोखला कर रही है। और वो कैसे कर रही है? गोरखा रेजिमेंट आपने सुना होगा, गोरखा रेजिमेंट में इतना वैकेंसीज है, गोरखा जा नहीं रहा है, कह रहा है कि हम 4 साल पे नहीं जाएंगे, वो जा रहा है चाइना में, वो चाइना की सेना भर्ती हो रहा है गोरखा। तो कहीं ना कहीं हमारी सेना अच्छा उससे अशोक कॉम्प्रोमाइज हो जी, रही आप है। लोग तमाम मुद्दे उठाते हैं हर बार के चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लेकिन आम जनता क्यों नहीं समझ पा रही है आप लोगों की बातों को? वो तो इन्हें ही वोट दे रही है, इन्हें ही जिता रही है 2014 से सरकार। अब फिर से जिस तरह विधानसभा में भी देखा आप लोगों ने कि बड़ी जीत दर्ज कराई बीजेपी में, और क्यों नहीं फिर आप लोगों के मुद्दे कहाँ चले जाते हैं, कहाँ रह जाते हैं, या फिर आप लोग बेहतर तरीके से मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं? गरिमा जी, जनता है, जनता को ये लगा कि बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत बड़े राम भक्त हैं, बहुत बड़े गंगा भक्त तो हैं। आप लोग क्यों नहीं बन पा रहे हैं अशोक जी? 10 साल लग गया, देखिए 10 साल लग गया। धीरे देखिए झूठ का पर्दा इतना मजबूती से लोग अपने ऊपर ओढ़ रखे थे गरिमा जी, उसको हटने में थोड़ा वक्त लगा, 10 साल का वक्त लगा। लेकिन आज अगर जमीन पे देखा जाए तो झूठ का पर्दा उठ चुका है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और इनकी कुनीतियों ने उठाया है। अब जनता का विश्वास इनके ऊपर से डिग चुका है। आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लाख चिल्लाते रहे कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल बिखर गया है, इंडिया गठबंधन में कोई ताकत नहीं बची है, ये नहीं है, और खूब चलाएंगे। लेकिन जमीन पे हकीकत इसके ठीक उलट है गरिमा जी। आप देखिएगा 2024 में इनकी विदाई की पटकथा जनता लिख चुकी है, क्योंकि जनता जान रही कि महंगाई की बात करने वाले आज तक सबसे ज्यादा महंगाई यही लोग दिए। और आप जो आपका जो गठबंधन है अशोक जी, उसमें भी तो रार की स्थिति देखने को मिल रही है। सीट बंटवारे में इतना पेच फंसा रहा, फिर आप लोगों को बार बार टिकट बदलना पड़ रहा है, फिर आप ये बात कह रहे हैं कि इनकी विदाई तय है। गरिमा जी देखिए, जहां तक आपने कहा टिकट बदलने वाली बात, तो 100 से ज्यादा टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिए। अपने सिटिंग 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काट दिए इन्होंने। हम अगर एक टिकट काटते हैं तो पूरा हंगामा हो जाता है, ये अगर 100 लोगों का टिकट काट दिया सिटिंग सांसदों को, कोई हंगामा नहीं, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई। ये लोग आज पावर में है तो कुछ भी करे, कोई सवाल नहीं उठेगा। ठीक है अशोक जी, विवेक जी आप लोगों के पास फिर से लौटूंगी। इस पर बीजेपी की कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले एक बार वो सुना मोदी जी ने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश और देश हमारा परिवार है, और वही विपक्ष अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। अखिलेश जी भी अपने परिवार के लोगों को कैसे एमपी बना ले इसके प्रयास में लगे हैं, राहुल गांधी इसके प्रयास में लगे हैं, बहन जी इसके प्रयास में लगी हैं। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुनबे को बचाने का एक तरफ प्रयास हो रहा, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के विकास का प्रयास है, उत्तर प्रदेश की तरक्की का प्रयास है, और उत्तर प्रदेश के अंदर सबके खुशहाली का प्रयास योगी सरकार कर। ठीक है, तो चलिए अब विवेक जी आपका रुख करूंगी कि आप सुन रहे थे अभी अशोक जी तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि इनकी विदाई तय हो गई है, इस बार जनता ने तय कर लिया है। देखिए गरिमा जी, विपक्ष केवल विदाई रट रहा है। सत्यता यह है कि उसके अंदर खाने गठबंधन के घटक दल विदा हो रहे हैं, खुद उसके विधायक विदा हो रहे हैं। पीडीए का मतलब वो अपने विधायकों को नहीं समझा पा रहा है, तो अपने घर में विदाई नहीं दिख नहीं रही है। समाजवादी पार्टी दिन ब दिन क्षय होती जा रही है, इनको टीबी रोग लग गया है, उस क्षय रोग को देख नहीं पा रहे हैं। विधायक चले गए, पार्टी के नेता रोज टूट रहे हैं, और ये कह रहे हैं भाजपा की विदाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के टिकट काटे अपने सांसदों के, लेकिन हम अनुशासित दल है। मेरठ में हमने राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल जी को लड़ाया, तो राजेंद्र अग्रवाल जी उनका पर्चा दाखिल करा रहे हैं। आपकी तरह रामपुर के जो पूर्व नेता थे वो सीतापुर की जेल में कोप भवन में नहीं बैठे, समाजवादी पार्टी गरिया रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ की स्थिति आपसे उलट है। आप इस अनुशासन को नहीं समझ पाएंगे। हमें कब किसको कहाँ लड़ाना है, कब किसको संगठन में किसकी सेवा लेनी है, हमारा नेतृत्व तय करता है।
और अनुशासित तरीके से सब कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। हमारे गठबंधन में भी अनुशासन है। हमने जहां जिसको सीट दिया, जहां वो लोग लड़ा रहे हैं, कहीं से कोई इस तरह की उठापटक किया नहीं आ रही है। एक बिहार में हमारे मंत्री जी थे, वो भी देखिए वापस आ गए। तो हमारे सब अनुशासन है। आपके यहाँ जयंत चौधरी चले गए, ओम प्रकाश राजभर चले गए, टीएमसी चली गई, हर जगह तो आप विखंडन के शिकार हैं। आप कहते हम जीत जाएंगे। अशोक जी, भाजपा की अनुशासनहीन विदाई हो जाएगी। गठबंधन का आरोप आप जोड़ आप लोगों के गठबंधन को लेकर जोड़ के। आप किसी को रहे नहीं हैं। कानपुर की भाषा में कबिलैया का दूध पी के जीत जाएंगे। देखिए ऐसा है, विवेक भाई जो अनुशासन की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितना बढ़िया अनुशासन इनके यहाँ कि एक सांसद जो है पहलवान बेटियों का शोषण कर रहा है, और इतना अनुशासन है कि ये सरकार उसके अनुशासन में उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाई। ये अनुशासन इनका है, इतना बढ़िया अनुशासन है। आईटी सेल के लड़के एक बेटी का शोषण करते हैं, यौन शोषण। उसके बाद इतना बढ़िया अनुशासन है कि उनको 2 महीने जो है चुनावी दौरे पे पार्टी लगाती है। जब चुनावी दौरा खत्म हो जाता है तो कहते हैं आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, ज्यादा हो हल्ला हो गया। अनुशासन तो बहुत इनके यहाँ, हम जान रहे हैं अनुशासन। तो देखिए दूसरी बात उन्होंने कहा, इन्होंने जयंत चौधरी की बात किया, इन्होंने टीएमसी की बात किया। देखिए जयंत चौधरी और राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी हुए, जो भी दल जिसकी भी बात आप कर रहे हैं, ये लोग देखिए विपक्ष में रहने के लिए ना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। असली कलेजा 56 इंच का तो विपक्ष के पास है। आप लोग तो फर्जी 56 इंच चिल्लाते हैं, क्योंकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, जो भी हमारे इंडिया अलायंस के साथी हैं, जो जिनके पास 56 इंच का सीना है, वही इस मोदी सत्ता का विरोध कर रहे हैं। वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर सीबीआई के छापे, ईडी के छापे भी झेलने को तैयार हैं। इतना बड़ा कलेजा जयंत चौधरी का नहीं है। इतना बड़ा कलेजा उन लोगों का नहीं है जो छोड़ छोड़ के चले गए डर के मारे एनडीए गठबंधन के साथ, मोदी जी के साथ। इसके लिए कलेजा चाहिए। जनता इसका मूल्यांकन करती है कि कौन दल है, कौन नेता है जो इस आतताई सत्ता के सामने सीना तान के खड़ा है, इनका विरोध कर रहा है, इनके जन विरोधी आप बार बार नीतियों का जनता विरोध के कर रहा है। मूल्यांकन की बात कर रहे हैं अशोक जी, लेकिन स्थितियां नहीं बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि आम जनता भी तो कंफ्यूज हो रही है आप लोगों की बार बार दल बदल करने से। आप लोगों की सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, अलग अलग राज्यों में तस्वीरें ही साफ नहीं हो पा रही है। कभी सीट शेयरिंग को लेकर के कोई कितनी सीटें मिलेंगी उससे लेकर के लड़ रहा है, आपका कुनबा पूरा बिखर रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, उसमें तमाम जो विपक्षी दल है वो भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन दूसरे ही दिन देखा जा रहा है कि आप लोगों के ही नेता जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचती है उसके अगले ही दिन दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कैसे जीतेंगे? जनता तो कंफ्यूज है ना। गैरबा जी, मैंने इसका जवाब दे दिया है कि देखिए विपक्ष में रहने का मादा बहुत कम लोगों के पास रहता है। अभी आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आपने अभी दिल्ली में देखा होगा ना हमारी रैली, इतना अपार भीड़, इतना अपार जनता, यही हम लोगों का मनोबल बढ़ा रही है। रह गई बात जो आपने कहा ना, जनता आपकी बात नहीं सुन रही, जनता हमारी बात नहीं सुनती ना। तो 2022 की विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमको 37% वोट शेयर नहीं देती जनता। हम जनता तो बात सुन रही है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो जनता 10 लाख जनता ने ज्यादा बात सुनी कांग्रेस पार्टी की, जितना जनता ने बीजेपी की बात सुनी। कांग्रेस आपकी हितैषी पार्टी भी हो गई अशोक जी। अब जब गठबंधन में है तो हितैषी पार्टी भी हो गई। पहले यही कांग्रेस आप लोगों को रास नहीं आती थी। अरे तो गरिमा जी, यही ओम प्रकाश राजभर की बातें आपको थोड़ा सा यहाँ चलवा देना चाहिए। इतनी मसालेदार चटपटी गालियां दिया करते थे, पर्टिकुलर नाम ले लेके, मोदी जी के नाम से, योगी जी के नाम से इतना आप शब्द कहे हैं कि हम लोग इतना दिन से विपक्ष में, लेकिन कभी नहीं बोले ऐसी बातें। तो इतना बोलने के बाद भी उनके सामने सजा की थाली दी गई कैबिनेट मिनिस्ट्री की। तो देखिए ये सब लोग हर जहर का घूंट पीने को तैयार है, हर गाली खाने को तैयार है, बस सत्ता मिल जाए उनको। तो सत्ता के लिए भूखे हैं लोग। तो जनता देख रही है, जनता समझ रही है इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है, और लगातार जिस तरह से इनकी तमाम आरोप, आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा जनता देख रही है, ऐसा अशोक जी कह रहे हैं। देखिए गरिमा जी, जब तक जयंत चौधरी इनके साथ थे अच्छे थे, जब हमारे साथ आ गए तो साहब वो एजेंसियों के दबाव में है। ओम प्रकाश राजभर जब इनके साथ थे तो ठीक थे, हमारे साथ आ गए तो साहब दबाव में है। अब ये कहते हो हमने वोट परसेंटेज अपना बढ़ाया, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पूर्वांचल में उनकी वजह से इनका खाता खुला। अब ये तमाम स्थितियां, हमारा एजेंडा साफ, हम बहुसंख्यक मतों में बिखराव नहीं चाहते। जो हमारे समान विचारधारा के दल है या जो उसके आसपास है, हम उनको जोड़ करके 1 और 1 11 की बाइंडिंग बना करके चुनाव में जा रहे हैं।
अच्छा, इंडी बैलेट गठबंधन पेपर की और समस्या- ईवीएम को लेकर के भी तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं विवेक जी, कि बैलेट देखिए, पेपर से चुनाव कराया जाए। पहले भूपेश बघेल और अब दिग्विजय सिंह भी, और फॉर्मूला ही बता रहे हैं कि 400 लोग नामांकन दाखिल करें तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे। देखिए गरिमा जी, ये लोग जब जीतते हैं तो कोई ईवीएम का नाम नहीं लेता, जब हार जाएंगे तो ईवीएम का रोना रोएंगे। देश आजादी के अमृत काल में आ चुका है। एक समय था गरिमा जी की जब मत पेटियों में लोग लक्षणका कर देते थे, स्याही फेंक देते थे, लेके भाग जाते थे। आज और मतपत्रों की जो मतगणना होती थी वो कम से कम 4 दिन 5 दिन उस समय चलती थी। आज स्थिति ये है कि ईवीएम के माध्यम से 24 घंटे के अंदर पूरे देश का रिजल्ट आ जाता है। विधानसभाओं में तो समय मुश्किल से 12 से 10 घंटे में चीजें क्लियर हो जाती है। तो एक पुरानी कहावत है गरिमा जी की गंगा कलकत्ते से बनारस नहीं जाती। देश अब पीछे मुड़ के जाने वाला नहीं है। आप उसमें वीवीपैट जुड़वाना चाहे और कोई करे, इस पे आप चुनाव आयोग से चर्चा करें, वो उसके लिए संबंधित संस्था है, सक्षम संस्था है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो चुनाव में हैं और हम अपने होमवर्क के दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने पार्टी के काम के दम पे हैं। हमें किसी इस तरह के चाचा भतीजे और किसी समीकरण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है अशोक जी, परिवारवाद का खूब आरोप लग रहा है और आप लोग उत्तर प्रदेश में आप लोग ये खूब कह रहे थे कि यादव वर्ग का खूब वोट बटोरा जाता था, ये कह करके कि बीजेपी यादव वर्ग को किनारे कर देती है, दरकिनार कर देती है। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा यादव समाज के ही एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब क्या करेंगे? गरिमा जी देखिए, यही इनकी स्ट्रेटजी है कि भाई को आगे करके दूसरे भाई का शोषण करो। ये इनकी पुरानी स्ट्रेटजी अंग्रेजों के जमाने से लोग सीखते आ रहे हैं। देखिए, यादव समाज के किसी को मंत्री बना देंगे, पूरे यादव समाज को उससे क्या लाभ होगा बताइए आप? कितने यादवों को नौकरी मिल जाएगी, कितने यादवों का घर उससे चल जाएगा। एक यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे तो एक राजभर को अगर मंत्री बना देंगे तो राजभर समाज का कितना भला हो जाएगा। उस मंत्री का भला होता है, उसके रिश्तेदारों का भला होता है, राजभर समाज की किसी व्यक्ति का भला नहीं होता है। तो ये देखिए, ये भला कब होगा? तो आप लोगों की पार्टी को लेकर के भी कहा जा सकता है ना, यही बात तो आपकी भी पार्टी को लेकर के कहा जा सकता है। अपने आरोप खुद अपने ऊपर लगा बैठे। भला कैसे होगा? भला होगा जब आप पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोगों को नौकरियों में भागीदारी देंगे। लेकिन एक तरफ आप उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। जो नौकरियां, अब इसके पहले मैं कह रहा था, इन्वेस्टर समिट हो गया अलग अलग राज्यों में अशोक जी, इन लोगों ने तो उसका भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, इन्वेस्टर समिट कराने लगे। आप लोग कह रहे थे कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद ये जो दल है उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे? इन्वेस्टर समिट उसके बाद अलग अलग राज्यों में खूब होने लगे। गरिमा जी, इन्वेस्टर समिट तो एक तो हुई नहीं है अभी तक। योगी सरकार पता नहीं कितने इन्वेस्टर समिट इन्होंने कराए हैं। लेकिन आपने देखा होगा अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, इजराइल से जैसे जब वैकेंसी निकलती है तो लाखों लाख की संख्या में हमारे बेरोजगार युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरा उत्तर प्रदेश की सड़कों पे वो युवा अपनी जान को हथेली पे लेके मरने मारने पे उतारू है भैया, कि किसी तरह से हमारा घर चल जाए, किसी तरह हमारे हाथ में 2 पैसे आने लगे। तो ये स्थिति बेरोजगारी का है। इन्वेस्टर समिट का आपको चकाचौंध दिखाइए, लेकिन उसका जमीन पे क्या मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? जमीन पे कितना निवेश आया, रोजगार कितना मिला, नौकरियां कितनी मिली? अगर नौकरियां मिली गरिमा जी, तो हमारा युवा वार जोन में जाकर जान को अपने जोखिम में डालकर क्यों जाने के लिए बेताब है? देखिए, स्थिति बिल्कुल उलट है जो ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इन्वेस्टर समिट करेंगे, तमाम तरह के कहेंगे हमने इतना जॉब दे दिया, हमने इतनी नौकरियां दे दिया। अरे कहां दे दिए भैया? अगर इतना जॉब होता तो इस तरह युवा सड़कों पर नहीं भटकता। अगर कोई छोटी सी वैकेंसी निकल रही है गरिमा जी, इसके पहले आपने देखा हो पुलिस वैकेंसी में कितनी छोटी सी 6000 की जगह पे 60 लाख बच्चे आ गए। तो देखिए, इतना जॉबलेसनेस है, जॉबलेसनेस की पराकाष्ठा है। उसके बाद क्या होता है उन युवाओं के साथ, जब वो पेपर लीक हो जाता है गरिमा जी ना, जिसके घर का बच्चा तैयारी कर रहा होता है, जो पूरा परिवार एक आशा भरी निगाहों से देखता है कि हमारा बेटा कल नौकरी पा जाएगा, जब पेपर लीक होता है तो पूरा परिवार उसका दंश झेलता है। लेकिन इनके सत्ता के अंदर बैठे हुए जो पेपर लीक के माफिया हैं, आज 7 साल हो गए गरिमा जी। ये लोग तो कह रहे हैं कि माफिया राज खत्म कर रहे हैं। माफिया तो इनके अंदर बैठा हुआ है। विवेक जी, तमाम आरोप लग रहे हैं। गरिमा जी, देखिए, सरकार समझ लीजिए, एक बात का जवाब दूंगा। किसी को भी अगर सजा देती है गरिमा जी तो कानूनी तरीके से देती है। लेकिन ये योगी सरकार के अंदर
ऐसा है, लेकिन माफिया सजा देता है तो कानूनी तरीके से नहीं देता है। माफिया तो साजिश के तहत किसी को निपटाता है। वही स्थिति योगी सरकार की है अपने विरोधियों को निपटाने की। ये लोग सरकार ठीक है में विवेक जी, समय कम है, तो आपका आखिरी कमेंट। लगातार आरोप लग रहे हैं। देखिए गरिमा जी, माफिया की बात कर रहे हैं हमारे मित्र। जब सरकार का मुख्यमंत्री किसी माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाएगा तो कौन कप्तान, कौन डीजी उस माफिया पे हाथ डालने की हिम्मत रखेगा। इस प्रदेश ने मुलायम सिंह जी का वो कालखंड भी देखा है। अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पे हर जगह है, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और किस तरह से उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हड़काया है, धमकियां दी हैं, उनकी गिरफ्तारी करवाई है उस माफिया को बचाने के लिए कितनों को। ये सारी चीजें यहाँ पब्लिक डोमेन में है। आज जरूरत प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की थी, जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ। यही अदालतें थी, यही पुलिस थी, यही प्रशासन था, और डिप्टी एसपी को गिरफ्तार करके ले जाते थे। क्यों? क्योंकि उसने एलएमजी पकड़ी थी मुख्तार अंसारी की। और आज क्या है, इस मुख्तार अंसारी को पूरी पंजाब की कांग्रेस सरकार प्रोटेक्शन दे करके आरामगाह में रखी थी। ठीक है, उसको वहां से हम ढूंढ के लाए बांदा जेल में। 10 सेकंड में आपका जवाब पूरा करें विवेक जी, समय कम है। गरिमा जी, हमने हर मोर्चे पे काम किया है। जनता के अंतिम पायदान पे खड़े आदमी को लक्ष्य करके योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, हम अपने काम के दम पे जनता के दरवाजे पे अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। ठीक है, और हमारे गठबंधन की बाइंडिंग 1-1-11 की है। हम पूरी मजबूती से होमवर्क के साथ 2024 के चुनाव में हैं। और हम फिर कह रहे हैं, हम अपने एजेंडे पे हैं। ठीक है विवेक जी। अब कांवरियों पे फूल बरसने वाली सरकार चलेगी, कांवरियों पे कर्फ्यू लगाने वाली सरकार। ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, समय कम है। इस खास चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अशोक जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, दोनों ही दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, अपने अपने तमाम दावे हैं और अपनी अपनी तमाम बातें। हालांकि अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और चुनाव भी बेहद करीब। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यूपी की 80 सीटों पर कौन अपना परचम लहरा पाएगा। हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।